नमस्कार और स्वागत है। आज हम झांक रहे हैं जीन पॉल सार्त्र की 1938 की उस किताब में जिसने कई लोगों को काफी हिला के रख दिया, नौजिया। हाँ, ला नोज़े, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और आज हमारी कोशिश है कि इसके जरिए अस्तित्ववाद की दुनिया में उतरे, समझें कि ये उपन्यास इतना अहम क्यों है। और ये भी कि क्या इसके विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी के मतलब पर या शायद मतलब के न होने पर एक गहरा बेचैन करने वाला सवाल है। सही कहा। तो सार्त्र हमें अपने किरदार एंटवान रॉक्विंटन के साथ के सफर पे ले जाते। चलिए पता लगाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी जानकारी से। किताब है नौजिया, 1938, फ्रांस, लेखक जीन पॉल सार्त्र। इसे हम एक दार्शनिक उपन्यास कह सकते हैं ना, अस्तित्ववाद की नींव रखने वाली किताबों में से एक। बिल्कुल फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है इसे। और खास बात यह है कि इसे डायरी की शक्ल में लिखा गया है। तो हम सीधे मुख्य किरदार एंटवान रॉकिंटन के विचारों और अनुभवों को पढ़ते हैं। जी, और रॉकिंटन वो कोई खास हीरो टाइप नहीं है, करीब 30 साल का एक इतिहासकार। अच्छा। जो बूविल नाम के एक काल्पनिक, थोड़े उदास से दिखने वाले फ्रांसीसी शहर में अकेला रहता है। बूविल काल्पनिक शहर। हाँ, और वो वहाँ एक 18वीं सदी के कुलीन मार्किस डे रोलोबोंग की जीवनी लिखने आया है। पर उसका प्रोजेक्ट कहीं अटक सा गया है, और उसकी जिंदगी भी। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। शायद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, जिसे वो नौजिया या उबकाई कहता है। अब ये शब्द सुन के तो लगता है जैसे कोई पेट की गड़बड़ हो, पर ये किताब तो दर्शन पर है, तो ये महज पेट खराब होना तो नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई आम शारीरिक दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक घृणा है दुनिया के वजूद के प्रति घृणा। हाँ, ये एक दार्शनिक झटका है, एक फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन। रॉकिंटन को अचानक अपने आसपास की साधारण चीजें जैसे पार्क में पेड़ की जड़ या समुद्र किनारे पड़ा कोई पत्थर, वो उसे हद से ज्यादा असली लगने लगती हैं, बहुत ज्यादा वास्तविक। हद से ज्यादा असली, ये तो सुनने में ही अजीब है। हम तो चीजों को असली मानते ही हैं, इसमें घिनाने वाली क्या बात है? देखिए, यही सार्त्र का वो कोर आइडिया है। रॉकिंटन को एहसास होता है कि ये चीजें बस हैं, यूं ही मतलब बिना किसी वजह, बिना किसी मकसद, बिना किसी जरूरत के। उनका होना आकस्मिक है, कंटिंजेंट है, इत्तफाकन है। अच्छा। वो हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। उनके होने के पीछे कोई गहरा मतलब या कोई डिजाइन, कोई प्लान नहीं है। और यही एहसास कि दुनिया में चीजें बस यूं ही मौजूद हैं, फालतू की तरह, उसे अंदर तक हिला देता है और वो नौजिया महसूस करता है। अच्छा, तो ये जुड़ा है सार्त्र के उस मशहूर आइडिया से, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि चीजें पहले बस होती हैं, उनका मतलब या सार हम बाद में गढ़ते हैं, अगर गढ़ते हैं तो। सही, मतलब पहले से तय नहीं होता। जैसे मान लीजिए कारीगर कुर्सी बनाता है, वो पहले सोचता है कि कुर्सी कैसी होगी, उसका क्या काम होगा, ये हुआ उसका सार या एसेंस, और फिर उसे बनाता है, वो हुआ अस्तित्व। सार्त्र कहते हैं कि इंसानों और दुनिया के साथ ऐसा नहीं है। हम पहले बस दुनिया में फेंक दिए जाते हैं, हमारा कोई पहले से तयशुदा सार या मकसद नहीं होता, हम बस मौजूद होते हैं, बाद में अपने कामों से, अपने चुनावों से अपना सार बनाते हैं। समझी। और ये सब घट रहा है बूविल शहर में। आपने कहा काल्पनिक है, पर शायद असली फ्रांसीसी शहर ले हाव्र पर आधारित है। हाँ, काफी हद तक वैसा लगता है। और माहौल भी कहानी के मूड जैसा, ये कुछ गुमसुम, अकेला, जैसे हवा में एक भारीपन हो। वो माहौल भी रॉकिंटन के अंदरूनी एहसास को दर्शाता है। हाँ, ये समझ आता है। तो रॉकिंटन के अंदरूनी तूफान को ये माहौल और गहरा करता है। वो अपनी डायरी में इन अजीब अनुभवों को लिखना शुरू करता है। शुरू में तो शायद सब सामान्य लगता होगा, रोजमर्रा के काम। हाँ बिल्कुल, शुरू में वो रोजमर्रा के काम करता है, लाइब्रेरी जाना, शहर में घूमना, लेकिन धीरे धीरे उसे हर चीज से, यहाँ तक कि खुद से भी, एक अजीब सा अलगाव, एक डिटैचमेंट महसूस होने लगता है। तो वो इस खालीपन से निकलने की कोशिश तो करता होगा, शायद दूसरे लोगों से जुड़कर, अकेलापन तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, लाइब्रेरी में उसे एक दिलचस्प किरदार मिलता है, द सेल्फ टॉट मैन, फ्रेंच में लोतो दी डाक्टे कहते हैं। अच्छा, ये कौन है? ये आदमी बड़ा अजीब है। वो बड़ा ज्ञानी बनने की धुन में लाइब्रेरी की सारी किताबें अक्षर क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ रहा है।
ए से शुरू करके जेड तक। सच में? पूरी लाइब्रेरी? हाँ, और वो मानवता, ज्ञान और तरक्की में बहुत विश्वास रखता है। बड़ा ह्यूमनिस्ट टाइप का। सुनने में तो बड़ा आदर्शवादी लगता है। रॉकिंटन को उससे कुछ कनेक्शन महसूस होता है? कुछ मदद मिलती है? मदद तो छोड़िए, रॉकिंटन को उसकी ये तरक्की और मानवता की बातें बिल्कुल खोखली और बनावटी लगती हैं। ओह, उसे लगता है कि ये आदमी भी बस दुनिया की बेतुकी सच्चाई से बचने के लिए अपने बनाए उसूलों का, अपने ज्ञान का एक नकाब ओढ़े हुए है। उनका मिलना जुलना भी अजीब और बेमतलब सा रहता है। कोई सच्चा कनेक्शन नहीं बन पाता। तो लोगों से भी निराशा, और कोई रिश्तों में कोई उम्मीद, शायद प्यार। हाँ, एक उम्मीद उसे दिखती है। वो अपनी पुरानी प्रेमिका एनी को याद करता है। एनी, जिससे वो कभी बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसे लगता है कि शायद एनी के साथ दोबारा जुड़ने से जिंदगी में कुछ मतलब वापस आ जाए। शायद वो उसे समझ पाएगी। ये तो एक आम मानवीय इच्छा है। तो वो उससे मिलने जाता है? हाँ, वो उससे मिलने पैरिस जाता भी है, बड़ी उम्मीद से। और क्या वो उम्मीद पूरी होती है? मुलाकात कैसी रहती है? दुखद रूप से नहीं। वो मुलाकात भी एक तरह की निराशा में खत्म होती है। एनी भी बदल चुकी है। अच्छा। वो अब उन परफेक्ट मोमेंट्स या आदर्श क्षणों की तलाश में नहीं है जो वो पहले खोजा करती थी। वो भी थक चुकी है, या शायद उसने भी जिंदगी की सच्चाई को किसी और तरह से स्वीकार कर लिया है। तो वहां भी कनेक्शन नहीं बना? बिल्कुल नहीं। रॉकिंटन को यह कड़वा सच और साफ दिखने लगता है कि इंसान भी चीजों की तरह ही अकेले हैं। उनका वजूद भी उतना ही आकस्मिक और बेमतलब है। कोई रिश्ता उसे इस एहसास से बचा नहीं पा रहा। यहां तक कि मैंने पढ़ा है उसे खुद अपने शरीर से, अपने हाथों से, अपने चेहरे से भी घिन आने लगती है। ये तो बहुत ही गहरा अलगाव है। हाँ, ये नौजिया अब सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहती। ये उसके अपने वजूद पर, उसके अपने होने पर भी हावी हो जाती है। उसे अपना होना भी एक बोझ, एक फालतू चीज लगने लगता है। बाप रे। उसे लगता है कि वो भी बिना किसी वजह के बस मौजूद है। यही सार्त्र का दर्शन कहानी के जरिए बहुत पावरफुली सामने आता है कि हमारा वजूद, बीइंग, अपने आप में बेतुका और आकस्मिक है, एब्सर्ड एंड कंटिंजेंट है। हमारी चेतना इस बेतुकेपन को देखती है और उससे घृणा करती है। और ये एहसास उसे कहाँ ले जाता है? मतलब क्या वो पूरी तरह निराशा में डूब जाता है, टूट जाता है? निराशा तो है, बहुत गहरी निराशा है, और डर भी है। उसे लगता है कि दुनिया एक धोखा है। ऊपर से सब व्यवस्थित दिखता है, लोग नियमों से चलते हैं, वक्त बीतता है, लेकिन अंदर झांको तो कोई तर्क नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई पहले से तय व्यवस्था नहीं है। सब कुछ इत्तेफाक है, कंटिंजेंट है। जैसा कि वो डायरी में लिखता है, और ये लाइन बहुत मशहूर है और बहुत भारी भी। हर मौजूदा चीज बिना कारण के पैदा होती है, कमजोरी के कारण बनी रहती है और संयोग से मर जाती है। Every existing thing is born without reason, prolongs itself out of weakness and dies by chance. सुनने में ही कितना नाउम्मीद करने वाला लगता है तो ये अस्तित्व की नंगी सच्चाई है सार्त्र के अनुसार। वाकई। तो इस भयानक एहसास से वो जूझता कैसे? क्या वो रॉल्बिन की जीवनी पूरी कर पाता है, अपना काम जारी रखता है? नहीं, वो जीवनी लिखने का काम छोड़ देता है। उसे लगता है कि गुजरे हुए वक्त में या किसी और की जिंदगी में मतलब खोजना बेकार है, क्योंकि वो भी उतना ही आकस्मिक था। रॉल्बिन का होना भी तो एक इत्तेफाक ही था। सही बात है। तो फिर वो करता क्या है? वो शहर की सड़कों पर भटकता है, कैफे में बैठता है, लोगों को देखता है, और ज्यादातर लोग उसे ऐसे लगते हैं जो इस कड़वी सच्चाई से अनजान, अपनी छोटी छोटी बातों में, अपनी सोशल रोल्स में, अपनी आदतों में उलझे हुए हैं, अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, जिसे सार्त्र बैड फेथ कहते हैं। बैड फेथ यानी खुद से झूठ बोलना। हाँ, ये मानना कि हमारे पास चुनाव नहीं है, कि हमें समाज के नियमों के हिसाब से ही चलना है, जबकि सार्त्र कहते हैं कि हम हमेशा चुनने के लिए आजाद हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है ना? कुछ ऐसा होता है जो उसे इस भारीपन से थोड़ी राहत देता है, कुछ अलग महसूस कराता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प मोड़ है कहानी का, शायद सबसे होपफुल मोमेंट। एक कैफे में वो एक जैज गाना सुनता है। जैज? हाँ, एक पुराना रिकॉर्ड बज रहा होता है। गाना है सम ऑफ दीज डेज, और अचानक उस गाने की धुन, उसकी बनावट, उसकी मेलोडी उसे नौजिया के एहसास से थोड़ी राहत देती है। अच्छा, कैसे? मतलब गाना क्यों अलग है? क्योंकि बाकी चीजों के विपरीत वो पेड़ की जड़, वो पत्थर जो बस हैं बिना किसी वजह के, ये गाना बनाया गया है। इसमें एक स्ट्रक्चर है, एक जरूरत है, नेसेसिटी, एक खूबसूरती है जो इंसानी चेतना और आजादी से पैदा हुई है। ये आकस्मिक नहीं है, ये रचा गया है। ओह, समझी। मतलब इसमें एक इरादा है, एक डिजाइन है जो बाकी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि भले ही दुनिया का अपना कोई मतलब ना हो, इंसान अपनी रचनात्मकता से, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा रच सकता है जिसमें मतलब और बनावट हो। तो कला जैसे संगीत उसे एक अलग रास्ता दिखाती है, एक उम्मीद। हाँ, ये एक किरण की तरह है। कला इस बेतरतीब आकस्मिक दुनिया को एक ढांचा दे सकती है, एक मीनिंग दे सकती है, भले ही वो अस्थायी हो। ये उसे सोचने पे मजबूर करता है कि शायद वो भी कुछ रच सकता है। तो क्या वो इस गाने से प्रेरणा लेकर कोई रास्ता निकाल पाता है? अंत में क्या होता है? कहानी कहाँ खत्म होती है? अंत में रॉकविंटन पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जिंदगी का कोई पहले से दिया गया मतलब नहीं है। दुनिया आकस्मिक है, बेतुकी है, ये नौजिया वाली फीलिंग सच है। लेकिन, और ये सबसे अहम मोड़ है, वो ये भी समझता है कि इसी बेमतलब दुनिया में वो पूरी तरह आज़ाद है। कोई भगवान नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई पहले से लिखा रोल नहीं। वो जो चाहे बन सकता है, जो चाहे कर सकता है। यानी वो अपनी नियति खुद लिख सकता है। ये रियलाइजेशन उसे ताकत देता है। बिल्कुल। इसी आज़ादी के एहसास के साथ वो एक फैसला करता है। वो बूविल छोड़ने का फैसला करता है, और वो ये भी फैसला करता है कि वो भी कुछ रचेगा। क्या रचेगा? वो जीवनी? नहीं, जीवनी नहीं। वो फैसला करता है कि वो एक उपन्यास लिखेगा। उपन्यास? हाँ, लेकिन इतिहास या तथ्यों के बारे में नहीं, बल्कि सीधे अस्तित्व के एहसास को, जिंदा होने की इस अजीब कच्ची सच्चाई को, इस नौजिया को ही पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे लगता है कि शायद रचने के इस काम से, इस कला के जरिए वो अपने वजूद को कुछ सार्थकता दे पाए। मतलब ढूंढना नहीं है, मतलब बनाना है। वाह। तो नौजिया का एहसास सिर्फ एक बुरी फीलिंग या निराशा का अंत नहीं है, ये एक शुरुआत भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई का सामना है जो डराती है, लेकिन साथ ही सच्ची आजादी का दरवाजा भी खोलती है। ये एक तरह की जागृति है। जागृति? हाँ, जैसा रोकेन्तिन खुद कहता है कि अचानक जैसे पर्दा हट गया और वो समझ गया। ये समझना कि हम आजाद हैं और इसी आजादी में हमें अपना रास्ता बनाना है, अपने मतलब गढ़ने हैं। ये डरावना है, पर लिबरेटिंग भी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से मुख्य विचारों को निचोड़ें, एक बार फिर से देखें। सबसे पहले तो अस्तित्ववाद का मूल सिद्धांत है, मतलब मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। सही, पहला ये। दूसरा, आधुनिक इंसान का अलगाव, एलिनेशन, दूसरों से, दुनिया से और कभी-कभी खुद से भी कटावा महसूस करना। रॉकेन्टिन इसका सटीक उदाहरण है। तीसरा, आज़ादी और जिम्मेदारी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो गहरा रिश्ता। कोई ऊपर वाला प्लान नहीं है, तो हम चुनने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, लेकिन हर चुनाव की जिम्मेदारी भी हमारी है, अपना मतलब बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये आज़ादी एक तरह का बोझ भी है, जैसा आपने कहा। यहीं सार्त्र का वो दूसरा मशहूर कथन आता है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। अभिशप्त, कंडेम्ड। हाँ, फिर भी हमें इसमें जीना है और मतलब खोजना है। और पांचवा, जो हमने गाने वाले हिस्से में देखा, कला की भूमिका, जहां तर्क, रिश्ते, सामाजिक नियम हमें खालीपन से नहीं बचा पाते, वहीं कला, संगीत, लेखन शायद हमें एक अस्थायी सहारा, एक बनावट दे सकती है। ये इंसान की रचने की क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल। और दार्शनिक तौर पर सार्त्र ने रोक्वेन्टिन के अनुभवों के जरिए दिखाया कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, दुनिया की जड़ता से, चीजों के बस होने से अलग है। हम चीजों को देखते हैं, उन पर सोचते हैं, मतलब खोजते हैं, जबकि चीजें बस हैं। ये चेतना ही हमारी आजादी का स्रोत है, लेकिन यही हमें दुनिया की आकस्मिकता का एहसास करा के नौजिया भी देती है। ये आजादी, जैसा मैंने कहा, एक ही वक्त में डरावनी भी है और ताकत देने वाली भी। टेरिफाइंग एंड एम्पावरिंग। तो कुल मिलाकर नौजिया उस चक्कर या घुटन की कहानी है जो तब महसूस होती है जब हम पहली बार ये समझते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में पूरी तरह अकेले और आज़ाद हैं जिसे हमारी कोई परवाह नहीं। सही। रॉकेन्टिन का सफ़र दिखाता है कि इस एहसास का सामना करना मुश्किल है, यकीनन डरावना है, लेकिन शायद यही सामना हमें झूठे सहारों से मुक्त करके सच्ची आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। तो ये सब जानने का क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे देखें? यहाँ एक बाकी दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। अगर सार्त्र सही है और जीवन का कोई पहले से तय मतलब नहीं है और हम अपना मतलब गढ़ने के लिए पूरी तरह आजाद और जिम्मेदार हैं, तो इस आजादी का असल में वजन कितना है? क्या ये वाकई एक मौका है, एक अवसर है, जैसा रॉकेन्टिन अंत में सोचता है,
या ये एक ऐसा बोझ है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना लगभग नामुमकिन है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस निरंकुश आजादी का करते क्या हैं? क्या हम इससे बचते हैं, बैड फेथ में जीते हैं, या इसका सामना करते हैं? ये गहरे सवाल हैं। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो रॉकिंटन की यात्रा और सार्थर के दर्शन को आज भी मेरे ख्याल में बहुत प्रासंगिक बनाते हैं। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।